नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। DAV ई लर्निंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं BA प्रथम वर्ष के लिए हमारी एक नई कहानी को लेकर आज हम आए हैं। मालती जोशी की कहानी है स्नेह बंध। तो इंटरेस्टिंग सी कहानी है, अच्छी कहानी है। इसको आप खुद भी पढ़ेंगे तो भी अच्छी लगेगी, लेकिन इसका हम थोड़ा सार आज देख लेते हैं कि कहानी क्या है वास्तव में। तो कहानी को पढ़ने से पहले हम मालती जोशी, जो कि इसकी लेखिका हैं, उसका परिचय थोड़ा देख लेते हैं। इनका जन्म है 1934 ईस्वी में इनका जन्म होता है और मालती जोशी आधुनिक कहानीकारों में एक इनका प्रमुख नाम माना जाता है। हमारे समय की प्रमुख महिला कहानीकार, उपन्यासकार भी हैं। मालती जोशी ने अपने साहित्यिक जीवन में लगभग 42 पुस्तकों की रचना की है। ये कहानी, उपन्यास, व्यंग्य गीत, अनुवाद विधाओं में निरंतर सक्रिय रही हैं। इनकी कहानियों का दूरदर्शन, आकाशवाणी ने निरंतर प्रसारण और मंचन प्रस्तुत किया है। ये जीवन की छोटी छोटी स्मृतियों को अनुभव में माला में गूंथती हैं। इनकी अधिकांश कहानियां मैं से शुरू होती हैं, यानी कि ये कथा नायिका स्वयं बनती हैं। राग विराग, सहचारिणी, ज्वालामुखी के गर्भ में, मध्यांतर, मन भय 10 देश, एक घर, सपनों का, महकते रिश्ते आदि इनकी चर्चित कृतियां हैं। ये हिंदी व मराठी में समान रूप से अधिकार रखती हैं। स्नेह बंध इनकी कहानी कहती है। तो स्नेह बंध कहानी मानवीय मूल्यों की द्वंद्वात्मकता के साथ जीवन की गहराई को उकेरने वाली प्रमुख कहानी है। रिश्तों की परस्पर टकराहट के बीच पलते प्रेम का चित्रण कहानीकार का मूल ध्येय है। इसमें एक कहानी है कि एक परिवार है छोटा, तो उसमें 2 लड़के हैं। जैसे माता पिता हैं, 2 उनके बच्चे हैं, एक उनकी बहन भी है, 2 लड़के हैं, यानी कि जवान लड़के हैं। तो एक लड़का एक लव मैरिज जिसको कहते हैं, वो पसंद करता है लड़की को, वो उसकी शादी हो जाती है। लेकिन जो लड़की है वो सदैव हॉस्टल में पली, क्योंकि उसकी माँ नहीं है। उसके सिंगल पेरेंट, जैसे पापा हैं, उसके फादर साहब हैं और एक भाई बहन शायद एक और हैं। तो वो पलती है, हॉस्टल में पलती है। तो थोड़ा जब वो घर में विवाहिता बनकर आती है तो थोड़ा ये लगता है इस लड़के की माँ को, यानी कि जो स्त्री हैं इस घर की, तो वो थोड़ा एक लगता है कि ये एडजस्ट नहीं होगा इनसे, कि सिर पर पल्लू नहीं लेना या इस प्रकार से उठना चलना, उनका हंसना कुछ नहीं जचता थोड़ा। लेकिन धीरे धीरे देखते हैं कि कैसी ये नई पीढ़ी की जो बच्ची है, बहू है उनके घर की, उसका बेटा विदेश चला जाता है, कहीं और रहने को जाता है, तो बहू वहीं रहती है और किस प्रकार से अपनी परंपरा का अच्छे से निर्वाह करती है। तो देखते ही देखते उसका थोड़ा जो मानस है उसकी सास का, लड़के की माँ का, किस प्रकार से परिवर्तन होता है उसकी बहू को देखकर। तो इसी में दिखाया गया है कि हर पीढ़ी बुरी नहीं होती। एक रिश्तों की टकराहट के बाद में अंततः एक अच्छा ही परिणाम हो सकता है। इसी बात को इसमें दिखाया गया है। तो सबसे पहले जो लड़के, जो मैंने बात की थी कि 2 भाई हैं, तो एक परिचय करवाता है। उस लड़की का नाम है मैत्रेयी। माँ ये है मीतू, यानी कि मैत्रेयी। ध्रुव ने परिचय कराया तो देखती ही रह गई, कटे बाल के नीचे छोटा सा चेहरा। मीतू, मैत्रेयी जो लड़की है उसका परिचय है, उसी का ही वर्णन है। वह भी आधा गॉगल से ढका हुआ, नेवी ब्लू रंग की जींस के ऊपर चटक पीले रंग का फ्लावर, उस पर बने हुए केबल्स इतने प्यारे कि कोई और होता तो पास बिठाकर डिजाइन उतार देता। बाकी बातें बाद में होती रही, पर ये मीतू थी मैत्रेयी। अपनी सारी प्रतिक्रिया मन ही में समेटकर मैंने सहज स्वर में पूछा, ड्राइंग रूम में चलकर बैठो तुम लोग, मैं पापा को बुला लाऊं। नायिका, कथा नायिका उसी की स्त्री ही दिखाई गई है। हमें अभी बात की कि इनकी जितनी भी कहानियां हैं वो मैं से शुरू होती हैं। अपनी सारी प्रतिक्रिया मन में समेट कर मैंने सहज भाव से कहा कि मैं पापा को बुला लाती हूँ। बच्चों के पापा हंसमे मामूल बगिया में इजी चेयर पर लेटे अखबार पढ़ रहे थे और उनको बुला लाती है। 4 पन्नों का अखबार है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक वो उसको पढ़ते रहते हैं। अपनी सारी खीज उन पर उधेड़ते हुए मैंने कहा,
बहू रानी आई है, चलकर उसका मुआयना कीजिए। कि ज़्यादा खुश नहीं दिखाया गया इसमें कथा नायिका को कि वो पहली बार मिलवाने के लिए अपने घर में मैत्रेयी को लेकर आता है। तो वो चौंक कर कहते हैं कि क्या बहू रानी, बहू रानी आई है तो तुम्हारा स्वर इतना तल्ख क्यों है? एक दो नहीं, साथ रहते हुए 28 साल हो गई है। मैंने स्वर का एक एक उतार चढ़ाव उनका कंठस्थ हो गया था, फिर भी मैंने कोई जवाब नहीं दिया और चाय बनाने के बहाने मैं रसोई में चली गई। आधे घंटे बाद वो आधा घंटा लग जाता है, चाय नाश्ता वो उनको देती है और इतने मतलब हटाके गूंज रहे थे ड्राइंग रूम में। तब इसी बीच में उनका लड़का है छोटा शिव, वो भी कॉलेज से लौट आता है और उसी के साथ वह भी हटाके लगाकर हंसने लग जाता है। तो नायिका कहती है, जो लड़के की माँ है, उसको कहती है कि मुझे देखते ही शिव ने आगे बढ़कर ट्रे को थाम लिया। ध्रुव ने मेज का सारा कबाड़ हटाकर जगह बनाई। पानी का जग, चटनी की शीशी अंदर ही छूट गई थी। ट्रे रखकर शिव दौड़कर दोनों चीजें लाया। एकदम सब कुछ स्वाभाविक ढंग से हो रहा था। जब से सविता ससुराल गई है, बच्चे इसी तरह माँ का हाथ बटाते हैं। सविता है, दो भाई हैं, इनकी जो एक बहन है उसका नाम है सविता। तो लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि लड़के हाथ बंटाते हैं माँ का, लेकिन जब वो एक मैत्रेयी घर में आती है यानी कि मीतू, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा कि जब शिव मेरे हाथ से ट्रे लेकर जाता है कि मीतू नाम की यह लड़की कितना अदब कायदा जानती है, घर की बहू बनकर आ रही है तो क्या हुआ, खुद चलकर यह मतलब नहीं लेने आती वो चाय, तो कुछ उसको अजीब लगती है बात। और कैसे बगैर लड़कों के साथ घूम रही है ये। नाश्ते के समय नायिका ने जो लड़के की माँ है मीतू की, तो वो गर्म समोसे बना लेती है, सूजी के लड्डू और घर का बना चिवड़ा भी साथ में है। जनता ने नाश्ते का सरंजाम देखा और खुश हो गई। हाय माँ, आपने यह सब कुछ घर पे बनाया है? मीतू या मीता या मैत्रेयी ने किलक कर पूछा। मैं तो बिलीव ही नहीं कर सकती, रोज इतना रिच नाश्ता देती हैं आप। तभी इन दोनों इतने सुपुत्र मोटू मॉल हैं। फिर वो उस लड़कों की माँ है जो कहती है कि हमें नजर मत लगाओ, इन्हें नजर मत लगाओ। ध्रुव ने टोका, माँ की जीवन भर की साधना है हमारे पीछे। जानती है मीता, शिव ने कृत्रिम होकर कहा, यानी कि थोड़ा फॉर्मेलिटी में कहती है कि माँ ने हमको खिला पिलाकर ऐसा प्यार किया है कि अब हमें कैसी ही कर्कश बीवी मिले तो हम निपट लेंगे, मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे। तभी एक कमरा है जो हटाकों से गूंज उठता है। फिर वो नायिका को लगता है कि मेरे बच्चों को मोटूमल कहने का अधिकार इसको किसने दे दिया है? अभी तो घर में आई नहीं है और रोब झाड़ने लग गई है। तुम तो अपने घर में डबल रोटी खाकर रहना, बस दुबला कर लेना। फिर वो कहती है लड़की है जो मैत्रेयी कि चलू माँ, मैंने अपनी तंद्रा तोड़कर पूछा तो सब लोग खड़े हो गए। मीता नमस्ते कर रही थी, गेट पर छोड़कर हम लौट आए। ध्रुव उसे घर तक छोड़ने के लिए चला गया। तो पहली बार आई थी, बच्चों के पापा घर में आते ही शुरू हो गए, जिसको उसको डांटते हैं ध्रुव के जो पिताजी हैं अपनी पत्नी को कि बहू पहली बार घर आई है, उसको तुमने कोई नेग नहीं दिया, नेग देना चाहिए था। लेकिन फिर भी उसको एक लगती है कि आज ये भी इसके पक्ष में ही बात कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं देती है। फिर वो कहती है कि रीति रिवाजों का क्या हमने ठेका ले रखा है, लेकिन बहू आई, उसने मेरे पैर भी तो नहीं छुए। लेकिन उसकी एक मानसिक स्थिति दिखाई गई है कि किस प्रकार से वो अवहेलना करती है कि एक बहू की, हालांकि अच्छे स्वभाव से है लेकिन फिर भी उसको एक अवहेलना करती है अपनी बहू की वो। तो शाम तक खाना बनाते हैं सभी, उसकी जो उत्सुक है कि कैसा इनका रवैया रहेगा अपनी बहू के प्रति। तो कथा नायिका कहती है कि मेरे जानने पर सारे देखते हैं कि क्या इनका रिस्पॉन्स रहेगा, किस प्रकार को इनको ये बहू लगी है। लेकिन वो कहती है कि मैं भी व्यस्त होने का दिखावा करती रही। रात को खाने की मेज पर थोड़ा सा तनाव लग रहा था। बच्चों ने पापा को एक दो चुटकुले सुनाकर तोड़ने की कोशिश की चुप्पी को, लेकिन थोड़ी बात नहीं बनी। फिर थोड़ा काम में अपने आप को व्यस्त कर लेती है कि मुझसे कोई ऐसी बात नहीं पूछे कि बहू कैसी लगी। फिर एक एक करके शाम काम निपट गया। फिर
बेटा है जो पूछता है कि तुम्हें मीता कैसे लगी। फिर वो पूछता है कि मेरे लगने की क्या बात थी, बस तुम्हें अच्छी लगी है तो बस ठीक है। फिर भी वो पूछता है कि बताओ आपको और पापा को कैसी लगी है मीता। लेकिन श्याम के मन में जो अंदर उठ रहा था ध्रुव के प्रश्न से तीव्र हो उठा। फिर वो पूछता है कि तुमने माँ जवाब नहीं दिया इस बात का कि अच्छा बताओ, उसे क्या पता था कि तुम कहाँ। वो विरोध करती है इस बात का कि तुम, उसे पता था कि इस घर में आ रही है, लेकिन फिर भी वो जीन्स पहन के आ रही है। यह बात उसको कचोटती है कि कम से कम उसको सलवार सूट में आना चाहिए था। लेकिन वो कहता है, ध्रुव बताता है कि मीता कहती है कि मैं जिस रूप में रहती हूँ, जैसी हूँ वैसी ही आपके घर के सामने मैं पेश आऊं, ना कि कुछ नए रूप में। नया रूप दिखाने की मुझे आवश्यकता नहीं है, दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा उसका रूप था उसने आपको दिखा दिया कि वो किस प्रकार से रहती है। थोड़ी अनमने ढंग से उसने बात को समाप्त कर दिया, लेकिन वो बार बार सोचती है कि कितने प्यारे प्यारे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन ये तो जो लड़की है वो बिल्कुल ही सर्कस की सुंदरी जैसी मुझे लग रही है। फिर सभी ने हामी भर दी और मीता के पिताजी भी घर आए और औपचारिक रूप से रिश्ते की पहल कर ली और मीता को बहू बनाने के लिए करबद्ध निवेदन किया। उन्होंने बताया कि पत्नी की मृत्यु के बाद उनके बच्चे अक्सर हॉस्टल में ही पले हैं, वे हमेशा टूर पर ही बने रहे हैं। 2 साल पहले उनके लड़के की शादी हुई है और तब घर का कुछ आकार ग्रहण किया है, यानी कि मीतू के भाई की शादी हुई है, तब कुछ घर सा घर लगने लगा है। हॉस्टल में रहने के कारण मीतू काफी कुछ सीखने से वंचित रह गई है। वे तो डर रहे थे, पर ध्रुव ने उनको आश्वासन दिया है कि माँ बहुत सहनशील है, स्नेहमयी है, वे अपने अनुसार इसको ढाल लेंगी। उत्तर में ध्रुव के पापा ने आश्वासन दिया कि हम लोग इतने दकियानूसी नहीं हैं कि आर्किटेक्ट लड़की की 16वीं सदी में बहू को तलाशें। इस प्रकार से एक थोड़ा माहौल बनता है, वातावरण। पहला का दौर समाप्त हुआ, फिर धूमधाम से सगाई होती है। फिर एक लिस्ट बना दी कि इस प्रकार से रिश्तेदारों को हमारे नेक मिलना चाहिए कि हमारे पहले बेटे की शादी है, जिंदगी भर तो अपनी बेटी को तो लोग देते ही हैं, लेकिन यह देना लेना जो रिश्तेदार हैं उनको कैसे देना है वो बता देती हैं। फिर एक लिस्ट वो है जो कथा नायिका है वो ध्रुव अपने बेटे को देती हैं। तो वो लिस्ट क्या थी कि होने वाली जो बहू है वो किस प्रकार की होगी। तो मीता जब इस घर में आएगी उसमें क्या लिखा था कि वह कभी बाल नहीं कटवाएगी, हाथ में चूड़ियां रखेंगी, हमेशा सिर को ढंग के रखेंगी, जब भी घर में मेहमान आएंगे तो साड़ी पहन के रखेगी, घर में ध्रुव का नाम लेकर कभी नहीं पुकारेंगी। इस प्रकार से खूब लंबी सूची थी। जो भी बारीक से बारीक बात याद आती गई तो वो उसमें लिखती गई और वो लिस्ट है वो ध्रुव को पकड़ा देती है कि इस प्रकार से बहू है जो हमारा इसका निर्वाह करेगी, कैसे रहना है उसको, घर में किस तौर तरीके से रहना है। लेकिन जो छोटा लड़का है शिव उसकी मजाक बनाता है माँ की कि ये आपने क्या लिख दिया कि इसके तो आचार संहिता इसको कहना चाहिए। इस छोटी छोटी एक चीजें उसमें लिख दी। शादियों में कुछ लोग आते ही इस मकसद से कि नुक्स निकालें, आलोचना शुरू कर दें, भी ध्यान रहे कि कोई गलती हमसे ना हो। फिर शादी होने वाली होती है, घर में शादी होती है तो वो बार बार सोचती है कि मैंने एक कल्पना की थी कि एक आदर्श बहू लाऊंगी घर के लिए, लेकिन ये जो ध्रुव की जो पत्नी आ रही है वो बिल्कुल जो सोचा था उससे बिल्कुल ही अलग है। लेकिन फिर भी ध्रुव आश्वासन देता है कि जो तुमने शर्तें रखी हैं माँ, बहू बिल्कुल वैसी ही होगी। यह आज यह सोचकर सुनकर संतोष करती है कि आज भी मेरा जो लड़का है ध्रुव वो मेरी बात की कदर करता है, समझता है मुझे। आसपास के वातावरण को देखते हुए यह भी कम नहीं था। शादी हो गई और खूब धूमधाम से होती है और घर में पहली शादी है, बहुत से मेहमान आते हैं। उनमें से कईयों को निराश होकर लौटना पड़ा क्योंकि उसमें कोई भी कमी नहीं रखी गई थी।
एक तो डर रही थी कथा नायिका कि एक तो लड़की की माँ नहीं है और जो उसकी दूसरी बहन है वो अमेरिका में बस गई। पति पत्नी दोनों डॉक्टर थे, भैया भाभी कभी अभी नए ही हैं, कहीं स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं रह गई हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई कमी नहीं रखी गई। मीता के पापा तो बिछे जा रहे थे, पर बहन बहनोई, भैया भाभी, ताऊ चाचा आदि सौजन्य से विनम्रता से मूर्ति बने हुए थे। जयमाला के समय मीता को देखा तो आंखें जुड़ा गई। वह अपना रूप लावण्य इतने दिनों उसने कहाँ छिपा रखा था। लाल सुर्ख बनारसी साड़ी उसने पहन रखी थी और सलोनी सी गुड़िया उसमें लग रही थी। अंतरजातीय विवाह था ये, एक जाति में नहीं था, तो कुछ मन में एक कसक थी, लेकिन वह भी जाती रही जब इतनी सुंदर बहू को उसने देखा। फिर सब कहती रही कि भाई हमने तो लड़की का रूप लावण्य ही देखा है, विद्या बुद्धि देखी है, घर परिवार देखा है, और इसकी जाति पात से तो आजकल कौन पूछता है। इसी प्रकार से 8-10 दिन घर में मेला सा लगा रहा। मीता 2-4 दिन रही नंदों के बीच में, दबी ढंकी बैठी रही, उनके बच्चों का लाड दुलार भी करती थी। सविता जो उनकी लड़की थी उसके बच्चों का, रिश्ते की सास और जेठानियों की मान मनुहार करती रही। सभी लोग प्रसन्न हो गए। जाते समय बधाई देते हुए गया हर कोई कि अच्छा है कि आपने बहुत ही अच्छी और सुंदर बहू आप घर में लेकर आए हैं। शादी के 10-12 दिन बाद ही वे मंसूरी चले गए। मंसूरी घूमने की जगह पर चल जाते हैं। उसके लौटने तक सविता वहीं रुक जाती है, यानी कि जो ध्रुव की बहन है वो वहीं रुक जाती है। सोचा कि नंद भौजाई थोड़ा दिन साथ रह लेंगी। दूसरे ही दिन जो कथा नायिका है यानी कि ध्रुव की जो माँ है वो रसोई में व्यस्त थी और सविता आकर फुसफुसाई, माँ बहुरानी को तो देखो, यानी कि ध्रुव की बहन कहती है कि बहू देखो कैसी बन के आई है, उसने मैक्सी पहनकर आती है। तो सारे लोग आपस में मुंह को देखते हैं कि ये क्या पहनकर आई है, घर में थोड़ा ये लिहाज नहीं रख रही, तो इस बात को कौन उठाए और कैसे। मैं तो आजकल के लड़कों से खौफ खाने लगी हूँ। पर सविता तो उन दोनों को घास नहीं डालती थी। दन दना होती हुई बाहर चली आई, बोली मीता रानी आज ये कौन सी ड्रेस पहनकर निकाल ली। घर की ड्रेस है दीदी, मीता कहती है। फिर सविता के प्रश्नार्थ दृष्टि से समझते हुए बोली, माँ का ऑर्डर है कि मेहमानों के सामने साड़ी पहननी होगी, इसलिए इतने दिन मैं पहनती रही, पर इतना बंदा बंदा सा लगता है इसमें। हमें तो मेहमानों की नहीं गिनती तुम्हें। आप तो दीदी घर की ही हैं, दीदी हैं अपनी, इसलिए मैंने ये ड्रेस पहन ली है। और कोई वक्त होता तो मैं इस पर निहाल हो जाती, पर इस समस्या जरा नाजुक थी। मैंने आगे बढ़कर कहा कि बेटे घर में कोई आ जाता है तो लोग तुम्हें अक्सर देखने आते हैं, तो तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। फिर वो मीता कहती है कि पर माँ साड़ी पहनकर जरा कंफर्टेबल नहीं लगता, काम तो नहीं कर सकती, बस गुड़िया की तरह सजने संवरने का ही दिन है। काम करने को तो जिंदगी पड़ी है और अभी तो मैं बैठी ही हूँ। ठीक है, लेकिन माँ ऑफिस में साड़ी पहनकर जाना जरूरी नहीं है, मुझे तो गाड़ी चलाते न बनेगी, मुझसे गाड़ी नहीं चलेगी अगर मुझे आपने साड़ी के लिए कह दिया। गाड़ी का मतलब क्या था, यहाँ पर जो लूना स्कूटी आती है उसी का नाम किया गया है। गाड़ी का मतलब है लूना। ये भी एक सुर था मन में। शादी के सामान के साथ लूना देखकर मेरी भाभी फिर से हंसती थी। वाह ध्रुव, सीधेपन की हद कर दी आजकल बजाज सुपर से कोई नीचे बात नहीं करता। आप कम से कम ये पुरानी लूना मत लेके आते, क्योंकि वो उसके पास पहले से थी इसलिए वो साथ ही ले आई थी। मम्मी जी, ध्रुव की बात काट कर बोला, यह मेरी नहीं है, मीता की गाड़ी है, मेरे पास तो अपनी प्रिया है। मीता ने पापा से कहा कि जेवर चाहे न दें पर एक गाड़ी जरूर दे दें। यानी सब कुछ अपने आप ही तय हो गया था। मन इतना खट्टा हो गया था कि स्कूटर ही ले लेते तो क्या हो जाता, प्रिया शिव के काम आ जाती। स्कूटर पर तो दोनों ही जा सकते थे, पर पहने ओढ़ने का झंझट भी न खड़ा होता। अब दफ्तर में क्या कहती है कि आप सलवार सूट पहनकर जाया करना। मैंने फैसला सुना दिया। ध्रुव की माँ है क्या कहती है कि जब भी ऑफिस में जाओगे तो सलवार सूट पहनकर ही जाना, लेकिन घर में जब बहू आती है तो समस्या सिर्फ पहने ओढ़ने की ही नहीं रहती, उसका घर में उन्मुक्त होकर घूमना,
खिलखिलाना, दिन भर ध्रुव डार्लिंग की रट लगाना, चीज से झीना झपटी करना, भूख लगने पर नाश्ते के डिब्बे टिटोलना, बात बात पर गले में झूल जाना, सब बातें उसको खटकने लग जाता है। बच्चों के पापा तक को उसने नहीं बख्शा, यानी कि अपने जो ससुर हैं उनको भी वो खेलती साथ में। सुबह वो पेपर पढ़ते तो कुर्सी के हत्थे पर बैठ के पूरा पेपर वो पढ़ लेती ससुर के साथ ही बैठकर, जो कि ध्रुव की माँ को थोड़ा भी नहीं ठीक लगता था, खलता था। शाम को लौटती तो चाय का कप लेकर सीधे बगिया में पहुंच जाती और छोटे से पीढ़े पर बैठकर उनसे बतियाती रहती अपने ससुर से। फिर वो कहती कि बोलते हैं ठीक है, लेकिन बाहर इसके प्रदर्शन की क्या आवश्यकता है, तो वो इस बात से चिढ़ती हैं बार बार। लेकिन एक दिन क्या होता है कि अपने जो ध्रुव के माता पिता की सालगिरह है शादी की, और वो अरे क्या बात है, मैंने कहा एकदम से मुझे याद आया कि आज 12 दिसंबर थी, हमारी शादी की सालगिरह है। दूसरी बातों में इतनी खो गई कि मुझे याद ही नहीं। मेरा चेहरा देखते ही वो मेरे गले में झूल गई और पकड़ी गई ना आप। मीता क्या कहती है कि आप लोगों ने सोचा होगा कि चुप्पी लगा देंगे, सस्ते में छूट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पापा जी ने 3-4 कड़कते नोट तैयार रखी है, हम लोग की नीयत आज अच्छी नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला बेटे, हमें तो याद ही नहीं रहा, उसने गदगद होते हुए पूछा। लंच के समय ध्रुव की डायरी को मैं जब पलटकर देख रही थी तो मुझे पता लगा कि आपकी जो शादी की जो सालगिरह है वो 12 दिसंबर को है। ध्रुव ने कहा था, और शिव को कॉलेज लेने गया है, ध्रुव भी आ रहा है। थोड़ी देर बाद में वो दोनों आ जाते हैं और अपनी माँ के लिए यानी कि सासू माँ के लिए प्योर सिल्क की साड़ी लाती है और अपने जो ससुर के लिए एक सुंदर सा फॉलोवर लाती है। दोनों चीज़ों का उद्घाटन करते हैं। फिर अमेरिका में उपहार में मिले कैमरे से घर में सारी सुंदर सुंदर उसकी तस्वीरें खींची जाती हैं। यहाँ ग्रुप फोटो के लिए मीता पारंपरिक बहू की वेशभूषा में सजी थी और मेरे पीछे खूब अच्छे से सिर ढककर खड़ी थी। शिव बार बार उसे छेड़ रहा था। फर्स्ट शो में हम लोगों ने एक मूवी देखी थी। कौन सी मूवी देखी? उन्होंने अंगूर मूवी देखी है। फिर वो क्या है कि अच्छी तरह से रहती है घर में जो बहू है इनकी, लेकिन थोड़े ही दिनों में उसको क्या लगता है कि थोड़े ही दिनों बाद ध्रुव को जर्मनी जाना होता है जनवरी के महीने में ट्रेनिंग के लिए। लेकिन वो कहती है, उसकी सास कहती है कि इसके साथ ही चली जाएगी मीता, वो भी घूम लेगी। लेकिन मीता को लगता है कि नहीं, कि वहाँ पर मेरा भी खर्चा अलग से हो जाएगा, तो वो उसके साथ नहीं जाती ध्रुव के। और थोड़े दिन तो अपने घर में ही रहती है। ध्रुव चला जाता है जनवरी में ट्रेनिंग के लिए, लेकिन वो अपने पापा के पास रहने के लिए चल जाती है कुछ दिन के लिए। लेकिन पीछे से क्या होता है कि जो उसके ससुराल में उसके जो ससुर हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उनको वो एडमिट करवाते हैं हॉस्पिटल में। उनको एडमिट करवाते हैं, लेकिन उनको बाद में पता चलता है मीता को कि उसके ससुर बीमार हैं और उसके भाई, उसके जो पति हैं ध्रुव, वो यहाँ पर नहीं है, जर्मनी गए हुए हैं। तो उनको बहुत ही दुख होता है और वहीं से अपने भाई को लेकर वो सीधे ही हॉस्पिटल में आ जाती है। फिर वो इतनी जिद करती है कि मैं अपने ससुर के पास रहूंगी उनकी सेवा के लिए। देखती है कि वो चाय बनाती है, किस प्रकार से वो एक कमरे का नया एडजस्टमेंट करती है कि मेरे फादर इन लॉ को वहाँ रखा जाए ससुर को, और वो वहीं रहती है, अपने ससुर की भी सेवा करती हैं, वहीं उसकी सास है। फिर वो थोड़ी सी जगह बनाकर, वो ससुर उनके एडमिट हैं, शिव को घर में भेज देती है कि वो छोटा है, घर चला जाए। खाना अपने मायके से पहुंचाती है और कुछ बनाती भी है अपने ससुर के लिए, सास के लिए हॉस्पिटल में ही। वो सास उसको देखती रह जाती है कि मैं किस प्रकार से ऐसे रख रही थी कि बहू ऐसी नहीं। फिर रात को जब वो सोती है, मीता अपनी सास के साथ ही सो जाती है बेड पर, क्योंकि उसके ससुर एडमिट हैं हॉस्पिटल में। तो सोती है तो एक बिल्कुल सिकुड़न सी होकर सो जाती है। फिर एक उसकी मानस बदलता है कथानायिका का, यानी कि ध्रुव की माँ का, कि इसको भी कभी ठंड लगी होगी, इसको भी कभी लगा होगा कि अपनी बात मैं कभी किसी से कुछ कहूँ। तो इसके सामने कोई था ही नहीं, ना तो इसकी माँ थी, भाभी अभी आई है,
एक बहन है वो भी विदेश में जाकर बस गई होगी, तो किसके गले से लिपट कर इसने अपना कभी दर्द बयां किया होगा। तो इसको एक महसूस होती है ये बात कि बिल्कुल अकेली रही, फिर भी ना जाने इसमें कितने संस्कार हैं, कितना ये परिवार को अपना मानती है। फिर उसको एक पश्चाताप होता है ध्रुव की माँ को, और अपने गले से लगाकर एक बेटी की तरह रखती है वो। तो ये बहुत ही सुंदर कहानी है स्नेह बंध। इसको एक बार आप भी पढ़कर देखना अच्छे से। मैंने इसका छोटा रूप संक्षेप में इसको करवाया है। तो आई होप मुझे आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो आज इसी कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।